दोस्तों आज हम सीखेंगे इक्विटी के बारे में और इक्विटी रेस कैसे की जाती है। गेट रेडी फ्रेंड्स। एक होता है पेड अप एक कैपिटल। आप जनरली जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट चेक करते हो तो वहां पे कई जगह पे लिखा होता है इक्विटी, पेड अप कैपिटल, तो वो है इक्विटी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने टीसीएस का उदाहरण लिया हुआ है और टीसीएस का अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो आप पाओगे 370 करोड़ इक्विटी टीसीएस का है। सो व्हाट इज इक्विटी? पेड इन कैपिटल is the full amount of cash or other assets that shareholder have given a company in exchange for stock, par value plus any amount paid in excess। दोस्तों सीधी भाषा में कहे तो शेयर होल्डर्स का निवेश 370 करोड़ का टीसीएस में है। अब पेड अप कैपिटल या इक्विटी के नीचे और एक अदर इक्विटी दोस्तों आप लोग देखते होंगे। कई जगह पे रिटेन्ड अर्निंग लिखा होता है, कई जगह पे अदर इक्विटी लिखा होता है। तो अदर इक्विटी जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया है टीसीएस का। अब अगर 370 करोड़ का शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट है टीसीएस में तो अदर इक्विटी 86,000 करोड़ का कैसे हो गया है? फ्रेंड्स, व्हाट इज अदर इक्विटी एंड हाउ दिस इज क्रिएटेड? रिटेन्ड अर्निंग is the amount of net income left over for the business after it has paid out dividends to its shareholder। दोस्तों अगर सरल भाषा में देखें तो टीसीएस जो हर साल मुनाफा करता है वो डिविडेंड में बांटता होगा। 30%, 50%, 80% डिपेंड ऑन इट्स फ्यूचर प्लानिंग। अब जो पैसा टीसीएस ने नेट प्रॉफिट किया डिविडेंड बांटने के बाद जो बचता है वो दोस्तों हर साल रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड होता रहता है और इसी प्रकार से एक विशाल रूप बन जाता है। ये वही टीसीएस है जिसमें 370 करोड़ का पेड अप कैपिटल था शेयर होल्डरों का, जो आज करीबन 90,000 करोड़ का टोटल इक्विटी बन चुका है। दोस्तों तो दोस्तों रिटेन्ड अर्निंग्स यानी profits that have not been redistributed to shareholders as dividends, जब वो हर साल इकट्ठे होते रहते हैं तो बनती है दोस्तों आपकी टोटल इक्विटी, डिविडेंड देने के बाद की अर्निंग जो इकट्ठा हुई है। दोस्तों पॉजिटिव रिजल्ट रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ाते हैं जबकि उसका उल्टा नेगेटिव रिजल्ट या लॉसेस आपकी रिटेन्ड अर्निंग को, रिटेन्ड अर्निंग्स या आप टोटल इक्विटी कहो, उसको हर साल घटाते हैं। जैसे ये उदाहरण है टीसीएस का। 2005 में दोस्तों इनका टोटल इक्विटी 3430 करोड़ का था। अब ये 3430 करोड़ का टोटल इक्विटी या रिटेन्ड अर्निंग्स आज दोस्तों 86,000 करोड़ कैसे बना? क्योंकि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट किए हैं टीसीएस ने, डिविडेंड बांटने के बाद भी पैसे बचे, बाई बैक करने के बाद भी पैसे बचे, तो ये 86,000 करोड़ जो आज है और जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आते हैं, कंसिस्टेंटली डिविडेंड देते हैं, उससे टीसीएस का दोस्तों भाव बनता है। दूसरी तरफ अगर हम एक और कंपनी देखें, जयप्रकाश एसोसिएट, जो कि कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट में आती है, उनकी रिटेन्ड अर्निंग 2010 में 8,000 करोड़ थी। आज दोस्तों हम 11 साल बाद देखें तो भी वो 7,000 करोड़ ही है। तो इनफैक्ट ये तो घट गई है। तो घटी क्यों है? क्योंकि जयप्रकाश एसोसिएट लॉस करता होगा तो ना उनके निवेशकों को डिविडेंड मिले होंगे, तो 10 साल का बड़ा लॉस, कोई अर्निंग भी नहीं हुई और जो हमारी वैल्यू थी 8,000 करोड़ की रिटेन्ड अर्निंग के रूप में, वो भी 10 साल हो गए तो भी वो बढ़ने के बदले घट के 7,000 करोड़ हुई। तो ऑब्वियस बात होगी कि हमारी जो शेयर की वैल्यू होगी वो भी घट गई होगी, क्योंकि शेयर की वैल्यू बनती है फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव अर्निंग से, डिविडेंड अर्निंग से और
टोटल वैल्यू यानी रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है कंपनी के पास उससे। अब वही अगर घटी हुई है, अगर लॉस कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अर्निंग कम होगी। उसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे टीसीएस का एनुअल प्रॉफिट देखो तो 32,000 करोड़ का है। इसीलिए हमने देखा कि रिजर्व उनके इतने बड़े हैं और बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके दी है। दूसरी तरफ आप जेपी एसोसिएट्स देखो, एनुअल लॉस उनके करीबन 700 करोड़ के है और इसीलिए टीसीएस ने वेल्थ डिस्ट्रॉय की है। तो दोस्तों, तो फ्रेंड्स, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको वेल्थ क्रिएट करके देती है। यह है दोस्तों चार्ट आपके टीसीएस के रिटेन्ड अर्निंग का, जो किस प्रकार से कंसिस्टेंटली बढ़ा है, क्योंकि हर साल प्रॉफिट ऐड होते चले गए। लास्ट 3 इयर्स में हमने देखा टीसीएस ने मेजॉरिटी ऑफ द अर्निंग्स डिविडेंड में बांट दी 80%। तो इसकी वजह से आपने रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ता हुआ नहीं देखा है, पर वो पैसा आपके बैंक में क्रेडिट हो गया। सो रिटेन्ड अर्निंग अगेन आफ्टर गिविंग डिविडेंड्स कंपनी कीप सम मनी फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों वेल्थ क्रिएशन कंपनी में वेल्थ बनती है। लॉस मेकिंग कंपनीज में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी रिटेन्ड अर्निंग घटने से वेल्थ का डिस्ट्रक्शन होता है। दोस्तों कभी लॉसेस करते करते इक्विटी भी नेगेटिव हो जाती है और उसको रिफाइनेंस की जरूरत पड़ती है। दोस्तों रिफाइनेंस अगेन इन्वेस्टर्स करते हैं या तो फिर एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो वेल्थ डिस्ट्रक्शन की कंपनी में दोस्तों बार बार फंडिंग की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं फंड रेज करने के या इक्विटी रेज करने के। दोस्तों हम जानेंगे इक्विटी रेज करने के क्या रास्ते होते हैं। अगर हम शुरुआत से देखें दोस्तों, तो 2 प्रकार की कंपनी होती है। एक है प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज यानी इनकी ओनरशिप दोस्तों प्राइवेट होती है। प्राइवेट कंपनियों की भी स्टॉक होते हैं, उनके भी शेयर होल्डर होते हैं, पर वो पब्लिक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते हैं, उनके आईपीओ नहीं होते हैं। यस, प्राइवेट कंपनीज में भी शेयर्स दूसरों को दिए जा सकते हैं। पब्लिक कंपनीज दूसरी तरफ दोस्तों, पब्लिक कंपनी वो होती है जो पब्लिकली ट्रेड होती है, जहां पे पब्लिक के पास भी स्टॉक्स होते हैं। तो दोस्तों पब्लिक कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे फ्रीली ट्रेडेड होते हैं। दोस्तों कैसे कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बनती है? सबसे पहले दोस्तों जब भी कोई कंपनी की शुरुआत होती है, पहला निवेशक होता है खुद फाउंडर। वो अपने बिजनेस को चलाते हैं अपनी नॉलेज से और अपने खुद के सेविंग से, या उनकी इंटरनल बोरोइंग हो सकती है। दोस्तों अगर कंपनी का प्लान अच्छा है तो वेंचर कैपिटल आते हैं और ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जहां पे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ अच्छा दिखता है। इन्हें बिजनेस एंजल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये वही टाइम है जब आपकी जो कंपनी है इसे फंड की जरूरत होती है। दोस्तों फंड की जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि आपकी आइडिया है, पर उसे प्रॉपर टाइमिंग पे लॉन्च होना, उसे प्रॉपर टाइमिंग पे फैलाना भी जरूरी है। दोस्तों वेंचर कैपिटल अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग फंडिंग राउंड पे इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। So friends, venture capital financing is a type of funding by venture capital. It is private equity capital that can be provided at various stages of funding rounds. Common funding rounds include early stage seed funding in high potential, growth companies and growth funding. Generally, venture capitals institutional investors से
फंड कलेक्ट करते हैं, वो रिसर्च करते हैं अच्छे स्टार्टअप्स का, अच्छी कंपनियों का, और वो ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं, कई कंपनियों में निवेश करते हैं। दोस्तों कई कंपनियां फेल भी हो जाती है, उसमें से कुछ कंपनियां आगे जबरदस्त सक्सेस भी होती है। दोस्तों वेंचर कैपिटल ये रिस्क का ध्यान रख के पैसा लगाते हैं। तो हर बार दोस्तों वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह इन्वेस्ट करना इतना आसान भी नहीं रहता है। दोस्तों स्टार्टअप्स आइडियाज पे होती है, जैसा हमने पहले बताया, वो वेट नहीं कर सकती अपनी आइडिया की, उन्हें चाहिए फंडिंग। कंपटीटर्स बहुत होते हैं, आइडियाज के भी, बिजनेसेस के भी। उन्हें प्रॉपर टाइमिंग पे अपने आप को स्प्रेड करना जरूरी होता है, और शुरुआत में स्टार्टअप्स के पास प्रॉपर एसेट्स नहीं होती है कि जो उनपे अच्छी बोरोइंग ले सके। तो ऐसे समय पे दोस्तों उनको फंड काम लगता है। इसी प्रकार से दोस्तों तीसरे प्रकार के इन्वेस्टर भी आते हैं, जिन्हें प्राइवेट इक्विटी फंड कहा जाता है। फ्रेंड्स जनरली दे आर लार्जर देन वीसीज एंड फाइनेंस्ड बाय प्रोफेशनल्स। ऐसे केस में प्रोफेशनल्स जो आते हैं, जो निवेश करते हैं, उनका भी बरसों का अनुभव दोस्तों यहाँ पे काम लग सकता है। और उसके बाद का तरीका होता है गोइंग पब्लिक। दोस्तों ये क्रिटिकल मोमेंट होता है कोई भी कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है पब्लिक जाने से पहले फाउंडर्स हो, वीसी भी हो, पी भी हो, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, ये सब लोग चाहते हैं उनके पैसे प्रॉपरली मोनेटाइज हो। दोस्तों जब पब्लिक होती है कंपनी, तब कई इन्वेस्टर्स अंदर आने वाले होते हैं। तो दोस्तों ऐसी कंपनी को प्रॉपर प्लान करना होता है कि कौन सीईओ होगा, हु विल रन द बिजनेस, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो अलग अलग एजेंडास पे ध्यान रखेंगे। क्योंकि जब कंपनी आपकी पब्लिकली लिस्टेड होती है तो उसमें काफी कॉम्प्लायंस दोस्तों बढ़ती भी है। दोस्तों हर स्टेक होल्डर अपने हिसाब से अपनी सोच रखता है। दोस्तों फाउंडर सोचते हैं उन्हें अच्छे प्राइस मिले, और फाउंडर जनरली लॉन्ग टर्म वेल्थ करना चाहते हैं। फाउंडर्स जनरली अपनी कंपनी में रहना चाहते क्योंकि आइडिया उनकी थी। इमोशनल अटैचमेंट ज्यादातर फाउंडर्स का रहता होगा। दूसरे होते हैं दोस्तों इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो वीसी की तरह आए, जो पीई की तरह आए, उन्हें बेटर वैल्यूएशन चाहिए। जनरली ये लोग 5 से 10 साल के लिए भी आ सकते हैं। अगर आइडिया कंटिन्यू अच्छी लगी, इन्होंने तो हजारों कंपनियों में निवेश किया हुआ है, अगर आइडिया अच्छी है, अगर सक्सेसफुल रहता है, उन्होंने सोचा ऐसा हो रहा है, तो वो लोग भी दोस्तों लॉन्ग टर्म रहते हैं। पब्लिक जिन्होंने आईपीओ के बाद निवेश किया हुआ है, दोस्तों इन्हें भी चाहिए ग्रोथ। वो चाहते हैं कि ये कंपनी बढ़ती जाए, जिससे उनके इन्वेस्टमेंट पे बेहतर रिटर्न मिल सके। जो उन्होंने एक बार निवेश किया हुआ है, कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती जाए और उस पे दोस्तों पैसा मिलता जाए। दोस्तों इसके बाद भी सेकेंडरी इक्विटी ऑफरिंग आ सकती है। ये एक सब्सिक्वेंट ऑफरिंग हो सकता है, आईपीओ के बाद भी हो सकता है। आईपीओ के बाद भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़े, तो ऐसे केसों में इन आईपीओ के बाद भी हम अलग अलग प्रकार की ऑफरिंग्स दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी होते हैं। दोस्तों व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? इट इज अ फंडिंग राउंड ऑफ सिक्योरिटीज which are sold not through a public offering। दोस्तों ये प्रॉपर पब्लिक ऑफरिंग नहीं है, but rather it is through a private offering, mostly to a small number of chosen investors। जनरली ये वो इन्वेस्टर होते हैं जो बड़ा फंड लगाते हैं। These investors include friend and family, accredited investors and institutional investors दोस्तों जो एक कमिटमेंट पे आते हैं। तो दोस्तों ये थे अलग अलग प्रकार के इक्विटी के दोस्तों तरीके। दोस्तों नेक्स्ट लर्निंग्स हम अलग अलग प्रकार के डिविडेंड पेमेंट्स पे दोस्तों लेंगे। तो ये अलग अलग लर्निंग्स अगर आप चाहते हो, यू कैन